डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हमने डिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर्स कह लो, पेमेंट्स कह लो, उनके बेस पे जो डिडक्शन मिलती हैं वो करली 80C, ट्रिपल सी, 80 CCD जिसमें सीलिंग CCE की थी, 80D, 80DD, DDB, 80U इसी से रिलेटेड थी, 80DD से रिलेटेड। बाकी पेमेंट बेसिस पे खर्च करने पे, खुद पे खर्च करने पे TU थी। चलो 80E, 80EE बंद हो गई है, तो पुराना घर 50,000 रुपये मिलती है, वो 16-17 वाले केस में, वो जो तब जिन्होंने लोन लेके 35 लाख रुपए तक का लोन, 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदी, तो 2 लाख के बाद वाले 50,000 पूरी उम्र जितना एक्स्ट्रा देंगे मिलती रहेगी। लेकिन EEA ये 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है, ठीक है, 19-20 से लेके। ओके, EB व्हीकल खरीदो, अब खरीद लो, 2023 तक खरीद लो, तो क्या मिले 22 एंड तक, क्या उसमें 1.5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। चलो GGG, GGB, 80GGA, 80GGC, ये सारी डिडक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ ली। 80 एजुकेशन लोन, 8 साल तक इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। GGB इंडियन कंपनी दान दे, पॉलिटिकल पार्टी को कैश 1 रुपया नहीं देना, डिडक्शन ले लो। GGC कंपनी छोड़ दो, बाकी सबको मिलती है, लेकिन AJP और लोकल अथॉरिटी को नहीं। जितना मर्जी दान दे दो, अप्रूव्ड पॉलिटिकल पार्टी को 100% डिडक्शन, ठीक, चाहे उनमें ऐड कर दो वो भी एलिजिबल है, बट नहीं आएगा कैश डोनेशन। GGA साइंटिफिक या रूरल डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दो और बिजनेसमैन नहीं हो तो GGA ले लो 100%। बिजनेसमैन हो तो PGBP में क्लेम करना बेनिफिट, ये पढ़ा आपने। G दान की, G किसकी, घर का किराया भरते हो तो G ले लो, पढ़ा। अब मैं जो डिडक्शंस पढ़ने जा रहा हूं वो है डिडक्शंस, इनकम बेस्ड डिडक्शंस है अब जो पढ़ने जा रहा हूं। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। अब आपको कुछ खर्च नहीं करना, अब आपको खर्च करने को नहीं कह रहा, आपको कह रहा है जी कुछ डिडक्शन ऐसी हैं कि अगर आपकी इस तरह की इनकम हुई तो आपको डिडक्शन मिलेंगी। लेकिन फिलहाल 80 IAB, 80 IB, ID, 80 IE, ये 80 LA ये सिलेबस में रखी नहीं गई है। 80 IA होता है कि अगर आप इस तरह का बिजनेस करो, जैसे पावर जनरेटिंग यूनिट, टेलीकम्युनिकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हो आप, या प्रोप्राइटरशिप में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कहाँ शुरू कर लोगे। बड़े बड़े कम प्रोजेक्ट कौन लगाती हैं, कंपनियां ज़्यादातर। प्रोप्राइटर लगा ले, उसको भी दे देंगे। क्या पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट, अगले 5 साल तक 30। अगर आप कौन सा काम करते हो, टेलीकॉम का, आप देश में ब्रॉडबैंड नेट मोबाइल सर्विस का काम शुरू करो, नया बिजनेस शुरू करो, 80 IA मिलेगी, पेज नंबर 32 पे। 5 साल 100, अगले 5 साल कितना, 30%। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर जनरेटिंग यूनिट है, 10 साल तक करो ऐश, जितना बिजनेस का प्रॉफिट कमाओगे माफ। ये लालच देखो, सरकार कहती है देश में पावर जनरेशन की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, देश के अंदर आप इनमें से कोई काम करो, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले 10 साल तक 100% बिजनेस का प्रॉफिट माफ करो तो सही। इंडिया में कहीं भी ये काम, कहाँ, कहीं भी करो, 10 साल तक टैक्स नहीं लगेगा, मतलब बिजनेस की इनकम माफ हो जाएगी। लेकिन टेलीकॉम में थोड़ा बेनिफिट कम है, पहले 5 साल 100, अगले 5 साल कितना है, 30%। ओके, और अगर मान लो कोई कंपनी कहती है जी शुरू में तो प्रॉफिट आते ही नहीं, 10 में से कुछ साल तो यूं ही निकल जाएंगे, तो सरकार ने कहा ऐसा करो, पहले 15 में से लगातार 10 साल डिडक्शन ले लो, छांट लो तुम। 10 साल कौन से, तीसरे से 13वां, चौथे से 14वां, दूसरे से 12वां साल के 5वें से 15वां साल, यह आपकी चॉइस। लगातार 10 साल डिडक्शन ले सकते हो, चॉइस आपकी है कब से शुरू करनी है। क्लियर। 80 IAB
SEZ में प्रोजेक्ट लगा लो, SEZ एरिया होता है ना, SEZ में प्रोजेक्ट लगा लो, 10 साल तक पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माफ। ये बने हुए हैं जगह जगह SEZ, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के मोहाली में रणबेक्सी और नोएडा में विप्रो का लगा हुआ है, गुरुग्राम में DLF, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कंपनियों ने भी खोले हुए हैं SEZ। उनको 10 साल तक जितना प्रॉफिट आएगा माफ, ATIAB ये कहती है। आगे ATIAC क्या कहता है, कहता है IAC चलो ATIAC में क्या कहता है, कहता है कि अगर आपने LLP या कंपनी हो, कुछ एलिजिबल प्रोजेक्ट हैं, इनमें पैसा लगा दो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आपको 100% प्रॉफिट माफ हो जाएंगे 3 साल। सिलेबस में नहीं है। IB बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगा लो, प्रोजेक्ट लगा लो मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी, पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल कंपनी को 30, बाकियों को कितना माफ होता है 25। कहाँ बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड एरिया बिहार, तेलंगाना, उधर वेस्ट बंगाल, बैकवर्ड एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट लगा लो मैन्युफैक्चरिंग का, पहले 5 साल 100% प्रॉफिट माफ, अगले 5 साल कंपनी को 30, बाकियों को 25। सिरसा में प्रोजेक्ट लगा लिया आपने, सिरसा तो बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं है इनकम टैक्स में, तो पहले 10 साल कंपनी को 30, बाकियों को कितनी डिडक्शन मिलेगी 25% इसकी शर्तों के अकॉर्डिंग। IBA हाउसिंग प्रोजेक्ट लगा लो अफोर्डेबल हाउसिंग का, तो मिलेगी आपको डिडक्शन। IE नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, असम और वो सारी 7 सिस्टर और वो असम और आगे 7 सिस्टर और अरुणाचल और वो सारे, वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा लो। बड़ा बेकार, मतलब बेकार नहीं, अच्छा एरिया, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, काम धंधे नहीं है। दिल्ली से इतनी दूर पड़ता है, वहाँ माल मैन्युफैक्चर करके लाना, दिल्ली बेचना आसानी। गुवाहाटी तक तो ठीक है, गुवाहाटी एक अच्छा सिटी है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के साथ। चलो फेमस कामाख्या माता मंदिर है वहाँ पे, गुवाहाटी एक फेमस जगह। उसके आगे जो एरिया आता है ना सारा, त्रिपुरा, नागालैंड, ये वो, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, घूमने फिरने के लिए अच्छा है क्योंकि वहाँ कमर्शियलाइजेशन उतना नहीं हुआ, साफ है। शिलोंग और उधर तो कुछ नदियाँ ऐसे साफ हैं, इतना ऊपर बोट ऐसे लगता है हवा में तैर रही है, इतनी साफ है, ऐसे लगता ही नहीं पानी पे बोट तैर रही है। ज़मीन का बिल्कुल नीचे जो उसका सरफेस बिल्कुल वैसे दिखता है, इतनी साफ नदियाँ हैं। मतलब तो पोल्यूशन नहीं है ना उधर, लोग जाते कम हैं और आबादी कम है, कमर्शियलाइजेशन है नहीं, धुआं ये वो, लेकिन डेवलपमेंट भी नहीं है क्योंकि बॉर्डर एरिया से यहाँ लाना माल मुश्किल। चलो ATI लगाओ, वहाँ प्रोजेक्ट सरकार लालच दे रही है। कहाँ, असम प्लस 7 सिस्टर वो स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ प्रोजेक्ट लगाओ। 10 साल तक क्या आपको जितना बिजनेस कमाओगे सारा क्या हो जाएगा माफ। ये सारी डिडक्शन कौन सी हैं, IA, IAB, IB, IDI, ये सारी जो डिडक्शन है ये एक स्पेशल बिजनेस करने पे है। अगर वो बिजनेस करोगे तो कुछ साल बिजनेस के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे माफ। रिलायंस इसमें सबसे आगे है, रिलायंस ने टेलीकॉम बनाई, ये बेनिफिट उठाए, पावर, रिलायंस पावर ये बेनिफिट, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये बेनिफिट, मतलब ये बेनिफिट लेने बहुत अच्छे हैं अगर आप सरकार के रूल के साथ चलो। AA इन सब में ऑडिट करवानी पड़ती है तो बेनिफिट मिलते हैं। ओके, उसके बाद आती है ATJJ और A, ये भी काम नहीं आती, ये मिलती है बायो वेस्ट का प्लांट लगा लो। बायो वेस्ट जैसे बायोगैस का, इंडिया में है क्या बायोगैस को बेचने का कोई प्रोजेक्ट? गांवों में लोगों ने वो गोबर गैस के प्लांट लगा रखे, मीथेन के, बायोगैस के, और वो क्या करते हैं अपने घर में यूज करते हैं बस वो गैस। बेचने का सिस्टम है कोई इंडिया में? सुना है बायोगैस का सिलेंडर बिक रहा हो? वही बात, ये भी हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब पढ़ा करते थे कि बायोगैस का प्लांट होता है जी ऐसे करके गैस, लेकिन सरकार ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? इतना बढ़िया LPG की शॉर्टेज है, LPG हम बाहर से ले रहे हैं। अब देखो LPG CNG की शॉर्टेज है, पेट्रोल डीजल बिजली की शॉर्टेज है, तो क्यों ना बायोगैस को भी क्या है स्टोर करके बेचा जाए। लेकिन इस पे काम सरकारों ने किया ही नहीं, आज भी बायोगैस बिकती नहीं बाजारों में, और वो अपने लोकल प्रोजेक्ट लगा रखे हैं लोगों ने अपने घर के लिए, बस बेचने का नहीं। यहाँ पे पंजाब में एक जगह है बरनाला पंजाब, वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ के लोगों ने क्या किया, थोड़ा पंजाब की तरफ लोगों ने क्या किया, गौशाला थी वहाँ पे,
वहाँ बायोगैस का प्लांट लगा दिया उन्होंने, और ना एक गाड़ियाँ बना दी जिस पे 8-8 10-10 सिलेंडर फिट ही हैं, वो ट्रॉली बना दी, उस पर 10 सिलेंडर फिट हैं, बायोगैस उसमें स्टोर करते हैं। आपके घर में शादी ब्याह फंक्शन जहाँ पे आपको ज़रूरत है एलपीजी की जगह, आप बायोगैस का फ़ोन मारो, वो 2-3 ट्रॉली खड़ी कर जाएंगे वहाँ, उतारनी चढ़ानी नहीं है, वो ट्रॉली पे फिट ही है बस सिलेंडर, वो 2-3 ट्रॉली खड़ी कर जाएंगे, सारा फंक्शन उस गैस पे चलेगा और ले जाएंगे, खड़ी कर जाएंगे। 1/4 रेट पड़ता है और वेस्ट भी काम आ रहा है, खाद बन जाती है गैस के प्रोजेक्ट में। लेकिन सरकारों ने बहुत कम ध्यान दिया है इस पे। चलो, सरकार अब इनकम टैक्स लालच दे रहा है, AA फर्टिलाइजर बनाओ। बचपन में आपने सुना होगा केंचुए वाली खाद क्या होता है, गाँवों में वो गोबर पत्ते ये वो इकट्ठा करे जाते हैं, उनमें ना केंचुए छोड़ देते हैं, जानवर होता है केंचुआ, वो छोड़ देते हैं, वो बढ़ता रहता है और वो उसको खा के ना वेस्ट उसके खाद में कन्वर्ट कर देता है, डिकम्पोज, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। तो उससे वो भी क्या है, पुराने टाइम में तो यही चीज़ें यूज़ होती ना, ऐसी खाते हैं। आजकल तो पेस्टिसाइड डाल डाल के लोगों को कैंसर मरीज बना दिया सारों को। कैंसर आधा तो पेस्टिसाइड से हो रहा है जो शरीर के अंदर जा रहा है, वो खाद खुद सारी बंद हो गई फसल ज़्यादा लेने के चक्कर में। तो चलो, ये सरकार कह रही है आप ऐसे फर्टिलाइजर तैयार करो, बायोगैस बेचो, देश का फायदा है, ऐसी कुछ करोगे तो आपको क्या है, हम पहले 5 साल तक पूरा प्रॉफिट माफ कर देंगे, करो ऐश, लगाओ तो सही ऐसे प्रोजेक्ट। क्लियर। एटीपी भी सिलेबस में नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इनकम, कोऑपरेटिव सोसाइटी की कई तरह की इनकम पूरी तरह से माफ है। क्रेडिट का बिजनेस करती है, लोन लेने देने का, डिविडेंड आए कोऑपरेटिव सोसाइटी को, रेंट आए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने का काम करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिल्क प्लांट चलाती है। अगर कोऑपरेटिव नाम से क्लियर है ना, एक दूसरे की हेल्प करना। सोसाइटी अगर लोन लेने देने का काम करती है, मेंबर मिल गए, किसको ज़रूरत है ले लिया, जिसको फालतू है दे देगा, थोड़ा फालतू इंटरेस्ट लेती है, खर्चे निकल के, जो बचा उस पर क्या है, माफ़। क्रेडिट का काम करे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किसानों के लिए बीज खरीदने का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाए या दूध का फेडरल सोसाइटी चलाए, और कोऑपरेटिव को आने वाली डिविडेंड रेंट सब कुछ क्या है, पूरी तरह से 100% माफ़ है। एक सेक्शन है 80P, हालांकि सिलेबस में रखा नहीं गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी की सारी कमाइयाँ माफ़ हैं। जो इस कैटेगरी में काम करेगी सोसाइटी उसकी तो माफ़ है। इनके अलावा बाकी सोसाइटी जो कंज्यूमर लोगों ने बनाई है माल खरीदने के लिए, उनको भी अगर प्रॉफिट आ जाए तो लाख रुपए माफ़ है। बाकी सोसाइटी को 80P कहता है 50,000 रुपये माफ़ है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया, कहीं लिखी मिल जाए ये डिडक्शन और आपको पता ही ना हो कि ये डिडक्शन होती क्या है, थोड़ा इसलिए बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना। मैंने वैसे जगह जगह लिख दिया है, नोट इन सिलेबस, नोट इन सिलेबस, नोट इन सिलेबस, नोट दे दिया नीचे। पेज नंबर 34 पे भी नीचे पेज पे नोट लगा है कि ये वाली डिडक्शन सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो, अब आता हूं मैं काम की बात पे। 80JJAA, यस, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। कौन सी डिडक्शन? 80JJAA। न्यू वर्कर की अपॉइंटमेंट करो, 30% ईच ईयर फॉर पेमेंट टू न्यू वर्कर। नए वर्कर भर्ती करो, देश में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, फॉर 3 ईयर। सरकार लालच दे रही है कि अगर आपने नए बंदे भर्ती किए हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। आप कोई भी बिजनेसमैन है, आप नए बंदे भर्ती करो, पर आपकी सीए साहब से क्या होती हो, ऑडिट, ये मिलेगी डिडक्शन। अलाउड टू ऑडिटेड असेसी। ऑडिटेड असेसी कौन? जो सेक्शन 44AB में ऑडिट करवा रहे हैं और हैविंग कौन सी इनकम? PGBP। आप बिजनेस करते हो नॉर्मली, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आप देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, नए बंदे भर्ती करो। चलता बिजनेस है तो नए लगा लो, पिछले साल से गिनती बढ़नी चाहिए। पिछले साल आपके यहाँ पे फैक्ट्री में 700 आदमी काम करते हैं, आपने क्या है 80 और लगा लिए। इस 80 को जो सैलरी दोगे, देश का फायदा कर रहे हो तुम, रोजगार दे रहे हो लोगों को,
80 लोगों को जो तनख्वाह दोगे इस साल उसका 30%, अगले साल फिर इन 80 को जो तनख्वाह दोगे उसका 30%, फिर अगले साल तनख्वाह दोगे उसका 30%, 3 साल तक टोटल 90% डिडक्शन मिलेगी। देखा जाए इनकम टैक्स का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इनकम टैक्स देश की सरकार के साथ चलता है ना, तो लालच है, गोली दी जा रही है, मशीनें कम लगाओ, क्या लगाओ? बंदे लगाओ। बंदे लगेंगे तो क्या होगा? बंदे रिक्रूट होंगे तो देश का क्या फ़ायदा ना। बंदे रिक्रूट करो, बंदे रिक्रूट एग्जिस्टिंग बिजनेस भी कर सकता है हाँ, लेकिन पिछले साल जितने वर्कर है उससे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ने चाहिए। ये ना हो कि 10 हटा दिए 10 लगा लिए, ना ना ना, बंदे बढ़ने चाहिए। और नया बिजनेस है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं पिछले साल वाला। फिर तो जितने बंदे नए लगाओगे न्यू वर्कर, उनको सैलरी दोगे इस साल उसका 30%, अगले साल 30%, अगले साल 30%, कितने साल? 3 साल डिडक्शन मिलेगी। और ये बंदे रेगुलर लगाने हैं, ये बंदे रेगुलर वर्कर होने चाहिए, कैजुअल दिहाड़ी वाले नहीं, कैजुअल वर्कर नहीं। और वर्कर की सैलरी जो है, वर्कर सैलरी लेस देन 25,000 रुपये पर annum होनी चाहिए। 25,000 से ज़्यादा सैलरी हुई तो आप ऑफिसर लगा रहे हो, छोटे वर्कर नहीं। तो हम क्या है, अगर 25 से ज़्यादा हुई चल जाएगा, 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आरपीएफ का पार्ट हो एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर आरपीएफ एक्ट, मतलब पीएफ एक्ट में वो एम्प्लॉय कवर हो, उनका पीएफ कट हो, उनकी तनख्वाह 25 से ज़्यादा महीने की ना हो। अगर आपने 30,000, 26,000, 28,000 रुपये महीने वाला बंदा रख लिया ना, उसकी सैलरी पे डिडक्शन नहीं है पर मंथ। हाँ, यानी आपको डायरेक्टर नहीं रखने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं रखने, वो नहीं। हम तो कह रहे हैं बेचारे गरीब वर्कर भर्ती करो फैक्ट्री में काम करने वाले, जिनकी तनख्वाह 25,000 रुपये महीने से ऊपर है, उन वर्कर को गिनती में नहीं लिया जाएगा डिडक्शन देने के लिए। दिहाड़ी वाले जो पकड़े ना, रोज आए छोड़ दिए शाम को, कैजुअल काम के हिसाब से बुला लिए, वो नहीं। वर्कर का मतलब पक्का वर्कर, रेगुलर वर्कर, जो मंथली तनख्वाह पे रखा जाता है। और वर्कर ये नहीं कि थोड़े से दिन के लिए रखा, कम से कम वर्कर वो गिना जाएगा, वर्कर वर्किंग ग्रेटर देन 240 डेज इन द ईयर। यानी कम से कम आप बिफोर, लगभग रफ आइडिया 1/8/2021 से पहले लगा लो, बंदा 8 महीने काम करेगा तो ही 240 होंगे ना, रफ आइडिया दे दिया। अगर बंदा मई में लगाओगे 31 मार्च 2022 तक, कितने दिन हो जाएंगे? 240 दिन हो जाएंगे। जून में लगाओगे हो जाएंगे, जुलाई में लगाओगे तो हो जाएंगे, अगस्त में लगाओगे तो 240 दिन हो जाएंगे ना। उन बंदों को ना गिना जाए, इनको अगले साल से गिन लो। जो बंदे आपने 240 से कम दिन के लिए रखे हैं, उनको इन साल का वर्कर नहीं, अगले साल का न्यू वर्कर मान लिया जाए। जैसे मान लो, देखना 21-22 प्रीवियस ईयर है, आपने 1/9/2021 को 10 वर्कर नए लगा लिए रेगुलर, 10 वर्कर रेगुलर लगा लिए एट द रेट 22,000 रुपये महीने में। रेगुलर वर्कर हैं, 25,000 से ज़्यादा तनख्वाह वाले नहीं हैं, आरपीएफ का पार्ट है। पेमेंट इनको चेक से देनी है, पेड बाय चेक, क्योंकि कैश का कोई सबूत नहीं होता, ये भी कंडीशन है। पेड बाय चेक और आरटीजीएस नेट बैंकिंग, मतलब इनको कैश सैलरी नहीं देनी। कैश वालों का तो सबूत ही नहीं होता कितनी सैलरी देते हो, चेक से। मान लो पेमेंट चेक से ही देनी है, 22,000 रुपये 10 वर्कर रखे हैं आपने। कब रखे हैं ये? इनके कितने दिन हो गए? 240 से कम दिन हो गए। कितना कितने दिन हो जाएंगे? 7 एक महीने होंगे, 210-12 दिन होंगे। तो ये तो लेस देन क्या है? लेस देन 240 डेज वर्किंग इन द ईयर, इन प्रीवियस ईयर 21-22। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा? नो 80JJAA अलाउड ऑन दीज वर्कर। दीज वर्कर सैलरीज, इनकी सैलरी पे नहीं मिलेगी डबल जे, बट अलाउड 80JJAA अलाउड फ्रॉम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर कह लो, असेसमेंट ईयर कह लो, कौन सा? 22-23, 23-24, बढ़ के बढ़िया हो गया।
यहां देते आप डिडक्शन 30%, तो यहां पे तो तनख्वाह ही कितने महीने की बनती, 7 महीने की तनख्वाह का 30% करते, लेकिन इस साल नहीं मिलेगी डिडक्शन इनकी सैलरी पे, क्योंकि इनकी वर्किंग क्या है 240 दिन से कम। इनको अगले साल का नया वर्कर माना जाए, लिखा मिलेगा नोट्स में, सुनते चलो, सब लिखा है। 240 दिन से ज्यादा की वर्किंग नहीं है ना, तो घबराओ मत, सरकार कहती तू बंदे लगाता रहे, इनको हम अगले साल से नए वर्कर मान लेंगे। फायदा है आपका, अगले साल पूरी 12 महीने की तनख्वाह दोगे, उसका 30% डबल जे डबल ए डिडक्शन, और अगले साल कितने साल, 3 साल। लेकिन अगर आप फुटवियर का काम करते हैं, फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग, लेदर मैन्युफैक्चरिंग या वेयरिंग एप्पल, इनका काम करते हैं, तो 150 दिन का रूल लगा दो, 240 नहीं। यानी वहां 150 दिन काम किया तो भी उनकी सैलरी का कितना दे देना, 30। अगर ये वाला क्वेश्चन हो, ये वाला, तो फिर मैं दे दूं डिडक्शन, हाँ दे दो, फिर 240 नहीं देखना, फिर आपको क्या देखना है, 150 दिन। उस केस में आप 80 डबल जे डबल ए दे देंगे। कितनी दे देंगे, आप कहना 10 वर्कर, एक की तनख्वाह 22,000 रुपये महीना, कितने महीने, 7 महीने, इनकी सैलरी का 30% डबल जे डबल ए मिल जाएगी। बोलो कितनी का 30%, 4 लाख, ये मिल जाएगी 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन। बोलो कोई डाउट, कपड़े का, फुटवेयर का, वेयरिंग एप्पल कह लो या फुटवेयर कह लो, लेदर का काम है, तो आपको 240 नहीं, बंदा 150 दिन भी काम कर लिया वो भी गिन लिया जाएगा। इसमें 1 साल ये हो गया, पर थोड़ा सा ये है कि इस साल तनख्वाह कम है, पर जितनी भी है 30%। अगले साल तो पूरा शुरू से जॉब में होंगे, अगले साल वो पूरा साल की सैलरी का 30, इन्हीं 10 बंदों की अगले साल भी सैलरी का 30। एक स्टूडेंट कहता है सर अगले साल सैलरी बढ़ के 22 की 23 भी हो सकती है, हाँ जो भी सैलरी होगी उसका। क्लियर, वो बंदे मत गिनना अगर तनख्वाह 25 पार हो गई, बस फिर तो ऑफिसर ग्रेड के लोग हो गए। छोटे वर्कर की 25,000 रुपये महीना होती नहीं, वो वर्कर गिनने आ पड़े। लेदर, वेयरिंग एप्पल, फुटवियर, इनमें से किसी का काम है तो 150 दिन गिनने, 240 की जगह। करना क्या आप समझ गए ना, नए बंदे लगाने हैं। मैन्युफैक्चरिंग करो, नए बंदे लगाओ। कितने लगाने हैं ये कोई रूल नहीं, बहुत पहले रूल होता था 100 आदमी लगाओ कम से कम, अब रूल नहीं है। सरकार ने कह दिया वास्ट कर दो ये, 30 आदमी लगाओ तो भी ले लो, 20 लगाओ तो भी ले लो, 10 लगाओ तो भी ले लो, लगाओ तो सही। चलता बिजनेस है तो कितने बंदे लगाओ, पिछले साल से बंदे बढ़ने चाहिए, ये नहीं कि 8 हटाए 6 लगाए, ऐसा ना हो। 10 हटाए 40 लगाए, ठीक है, जितने बंदे एक्स्ट्रा बढ़ेंगे उस पे मिलेगी। नया बिजनेस है तो पुराना कुछ देखना ही नहीं, जितने टोटल नए बंदे हैं सब पे ले लो 30% सैलरी का, वर्कर की सैलरी का 30। वर्कर कौन से, रेगुलर, कैजुअल नहीं। और वर्कर वो नहीं गिनने जिनको तनख्वाह कैसे दी गई, कैश, चेक, नेट बैंकिंग, यूपीआई से दी गई हो, वो गिनने हैं। 25,000 पर मंथ से ज्यादा वाले नहीं गिनने। वो वर्कर भी नहीं गिनने जो पीएफ का पार्ट नहीं, इसीलिए तो कैजुअल वर्कर नहीं गिनते। जो कैजुअल वर्कर होता है उनका पीएफ नहीं कटता ना। हमें कौन से वर्कर गिनने हैं, जो आरपीएफ से कट के पैसा जमा होता हो, जो पीएफ का हिस्सा हो। पीएफ तो पक्के एम्प्लॉयज का ही कटता है, सबूत है भी आदमी पक्का है। और ऐसा कोई वर्कर मत गिनो जिसे सरकार, भारत सरकार फंडिंग करती है। कुछ वर्कर को ना सरकार कहती किसी स्कीम में आप अपनी फैक्ट्री में लगा लो, तनख्वाह हम देंगे, तो मैन्युफैक्चरर का कुछ गया जेब से नहीं। ऐसे वर्कर की सैलरी पे मिलेगी डबल जे डबल ए, जिसकी फंडिंग सारी कौन कर रही है, सरकार। समझ आया, खत्म डबल जे डबल ए। क्लियर, मैं अब नोट्स में से पढ़ लेता हूं ये डिडक्शन क्या बताती है। डबल जे डबल ए नोट्स के अकॉर्डिंग, पहली बात कौन ले सकता है, बिजनेसमैन जो मैन्युफैक्चरिंग टाइप का काम करता हो और जिसकी सीए से क्या होती हो, 44AB में ऑडिट। यानी वो लोग डबल जे डबल ए ले ही नहीं सकते जिनकी सीए से ऑडिट नहीं होती। करंट ईयर में आपका ऑडिट केस हो, ऑडिट केस किनका है, वैसे तो 1 करोड़ रुपए भी ऑडिट हो जाती है, अगर 44AD ऑप्ट करो तो 2 करोड़ तक जरूरत नहीं है, ऐसा है ना। और वैसे एक कंडीशन है, 10 करोड़ तक भी ऑडिट की जरूरत नहीं अगर 5% से ज़्यादा रिसीट
कैश में नहीं, और पेमेंट भी 5% से ज़्यादा कैश में नहीं। एक भी चीज़ 5% से ज़्यादा कैश में होगी तो आपको ऑडिट 1 करोड़ के बाद होगी, ना कि 10 करोड़। हाँ, अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो कोई रूल ही नहीं है बचने का, फिर तो ऑडिट होनी है। चलो, वैसे मैंने आपको याद होगा जब बिजनेस का चैप्टर करवाया था, बताया था ये 5% वाला रूल कहने के लिए है। कहाँ होता है आज के ज़माने में कैश पेमेंट ना हो। ये तो उन लोगों के लिए अच्छा है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सारा काम ही क्या है, नॉन कैश का है 100%। वो लोगों को 10 करोड़ तक ऑडिट की ज़रूरत नहीं, वरना आम आदमी ऑडिट कराता है। जिनका बता दूं सारा कुछ ऑनलाइन होता ना, उनकी वैसे भी ऑडिट की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो सारा कुछ बिल्कुल फेयर होता है, सब कुछ सरकार को दिखता है, एंट्रीज दिखती हैं, उनमें क्या तो ऑडिटर करेगा चेक करके, गड़बड़ कर ही नहीं सकते वो। चलो, क्या कहता है, क्वांटम डिडक्शन, एम्प्लॉइज की एडिशनल जो बंदे भर्ती किए उनकी सैलरी का कितने %? 30%। ओके। और हाँ, जो आपको सैलरी मालिक देता है उसका 30 करना है। जो मालिक आपके किसी सरकार के रूल के अकॉर्डिंग पीएफ में डालता है उस सैलरी का 30% नहीं करना। यानी जो आपको मालिक देता है ना सैलरी, उसका 30% करना है। यानी आपके अलग अलग खातों में डालता है पीएफ और वो, उस पर 30% डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलो, लिखा मिलेगा, ये भी मिलेगा, सुनते चलो। 30% 3 साल मिलेगी, लिखा है 3 लगातार साल। जिस साल आपने बंदे रखे 1 साल वो और 2 साल और, टोटल कितने साल? 3 साल। कंडीशन क्या है? बिजनेस नया हो, पुराने कोई तोड़ फोड़ के नया। पता है बंदा ड्रामा क्या करता है? नया काम करता है, 3 साल डिडक्शन लेके, फिर नाम नूम बदल के, तोड़ फोड़ के नाम बदल के, कहता फिर नया बिजनेस, 3 साल और ले लूँ, डबल जे डबल ए। नहीं भैया, एक बार बंदे भर्ती कर लिए, बिजनेस चल पड़ा, हमने गोली दे दी, तुमने डिडक्शन ले ली, और 3 साल बाद तो चल निकलेगा बिजनेस, देश में वैसे ही फायदा हो जाएगा। तुझे उम्र भर थोड़ी डिडक्शन दिए जाएंगे। तोड़ फोड़ के पुराने को रिकंस्ट्रक्ट करके तू कहे नया बिजनेस है 3 साल और दे दो, नहीं। किसी और का बिजनेस खरीद लिया फिर भी नहीं भैया, पहले वो पुराना ही बिजनेस आना, ऑलरेडी फैक्ट्री किसी और की लगी हुई थी, अब आपने ले ली तो वो तो फिर पहले देश में कोई फायदा हुआ? बंदे और लगे देश में। पहले एक फैक्ट्री थी एबीसी कंपनी की, 400 आदमी काम करता था, आज वो फैक्ट्री पुरानी आपकी होगी, तो बंदे तो आज भी वही हैं। देश का कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फ़ायदा हुआ? नहीं ना, उस पर नहीं मिलेगी डबल जे। नई फैक्ट्री लगाओ तो चलते को भी दे देंगे, बंदे बढ़ाओ बस। पहले 400 अब 450 हो गए, ठीक है, 50 आदमियों की सैलरी पे ले लो डिडक्शन, बंदे बढ़ने चाहिए। सीए साहब की ऑडिट रिपोर्ट जरूर दे देना 30 सितंबर तक कि डिडक्शन सही क्लेम की गई है। सीए की रिपोर्ट जाएगी तो जाके आपको डबल जे डबल ए की डिडक्शन मिलेगी। वैसे रिटर्न भरने की डेट 31 अक्टूबर होती है, पर ऑडिट की डेट 1 महीना रिटर्न की डेट से पहले होती है। 30 सितंबर तक आपको जमा करा देनी है कि सही है। एडिशनल एम्प्लॉय का कॉस्ट का मतलब उनको जो सैलरी दे रहे हो, नया बिजनेस है या चलता बिजनेस है। कहता है नंबर ऑफ वर्कर एग्जिस्टिंग वाले के बढ़ने चाहिए, बस पिछले साल जितने वर्कर थे उनसे बढ़ने चाहिए। वेरी फर्स्ट ईयर है, बिजनेस ही नया है, तो पिछले साल वर्कर का कुछ देखना ही नहीं, फिर तो जितने बंदे टोटल नए लगाओगे उसका 30% हो जाएगा। पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से दी तो गिनी जाएगी, बैंक से, आरटीजीएस से। कैश दी ना सैलरी, उन सैलरी पे 80 डबल जे डबल ए नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, सेकंड, एडिशनल एम्प्लॉय का मतलब रेगुलर एम्प्लॉय, कैजुअल ना हो। एग्जिस्टिंग के अलावा नए बंदे लगाओ या फिर नया बिजनेस करो, जितने रेगुलर बंदे भर्ती करोगे उस पे मिलेगी डबल जे डबल ए। कुछ शर्तें हैं डबल जे डबल ए लेनी है। क्या कंडीशन है? पहली, पेमेंट क्या हो? 25,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऊपर हेडिंग है कब नहीं मिलेगी, जब तनख्वाह 25,000 महीने से ज़्यादा हो वर्कर की, या फिर पूरा फंडिंग सरकार कॉन्ट्री कौन कर रही है? भारत सरकार, वो वाले वर्कर पे भी नहीं। या ऐसे वर्कर जिन्होंने काम 240 दिन से कम किया है, कपड़े वाले में जिन्होंने 150 से कम काम किया है वो नहीं। यानी वर्कर कम से कम कितने दिन काम करे? 240 से ज़्यादा, या कपड़े वाले में 150 से ज़्यादा। ठीक है ना, ये कौन सा? कपड़े का, लेदर का, फुटवियर का काम। और मैंने ये नीचे नोट लगाया है, अगले पेज पे भी आएगा। अगर 240 या 150 से कम दिन रह गए तो क्या होगा? बताया था अभी, इससे कम रह गए तो क्या होगा? अगले साल के न्यू वर्कर गिने जाएं। बताया ना, अगले साल के न्यू वर्कर गिने जाएंगे। ये नीचे नोट है, सी पॉइंट के देख लेना, सक्सीडिंग ईयर में गिने जाएंगे। नेक्स्ट, आरपीएफ का जो पार्ट नहीं एम्प्लॉय, जिनका आरपीएफ नहीं कटता, उन एम्प्लॉय पे भी डबल जे डबल ए नहीं मिलती। अगले पेज पे इमोल्यूमेंट यानी सैलरी का मीनिंग क्या है?
कहता है कि जो मालिक आपके पेंशन फंड या पीएफ में डालता है वो वाले पे डिडक्शन नहीं, यानी जो आपके हाथ में रखता है उस पैसे पे डिडक्शन है। एम्प्लॉय को नौकरी पे निकालते वक्त बेनिफिट देता है उस पे भी नहीं। सुनो, क्या 30% उस पैसे पे भी दे दें कंपनी वालों को? बंदे को नौकरी से निकाला, टर्मिनेट करते वक्त रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहा है कंपनी, निकालने वाले वर्कर पे थोड़ी है भाई, रखने वाले पे है। जो निकालते वक्त वर्कर को कंपनसेशन देते हो उस पे JAA नहीं है, प्लस जो आप उनके पीएफ पेंशन फंड में डालते हो उस पे भी JAA नहीं। ये थी JAA। समझ आई? शर्तें याद रख लोगे क्या क्या? ऑडिट होती है ओएसएससी की, बिजनेस की इनकम हो, मैन्युफैक्चरिंग करता हो कोई सी भी, और सीए से ऑडिट होती हो, और 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हो कि डिडक्शन सही क्लेम्ड है, सही है तो मिलेगी डिडक्शन। वर्कर रखने हैं क्या? सैलरी किससे देनी है? चेक, आरटीजीएस, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कैश वाले वर्कर मत गिनो। ऐसे वर्कर मत गिनो जो 240 दिन से कम हुआ रखे, इनको अगले साल से गिन लेंगे, 3 साल वहां से गिन निकलेंगे, फायदा ही आपका। और कपड़े वालों में 150 से कम दिन के लिए रखे वो ना गिनेंगे, 150 से ज़्यादा वाले गिनेंगे, 150 से कम है तो अगले साल से गिनेंगे। और वर्कर पीएफ का पार्ट हो, पीएफ कटता हो उनका, 25,000 महीने से ज़्यादा तनख्वाह ना हो, वर्कर ऐसे ना हो जिनकी सरकार तनख्वाह पे करती हो। जितनी सैलरी उनको दोगे बिना उनके आरपीएफ पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन को मत देखो, बाकी सैलरी का 30% 3 साल कंपनी डिडक्शन ले सकती है। नई कंपनी जितने बंदे लगाए, कंपनी या प्रोप्राइटर जो भी, फैक्ट्री में नए बंदे लगाओ, चलता बिजनेस है तो जितने बंदे पहले थे उससे गिनती जितने वर्कर की बढ़ेगी उस पर डिडक्शन ले लेना। क्लियर है सारी शर्तें? ये वाला नोट नीचे फेर है कि अगर एक 240 या 150 से कम लगाए तो उनको अगले साल गिन लेना, इस साल नहीं। 3 साल की गिनती अगले साल से गिनी जाएगी। इसको क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन 36 देख लो। इलस्ट्रेशन 36 क्या कहता है देख लो। देखो इलस्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? कहता गयो लिमिटेड है कोई, चलो फूड प्रोसेसिंग कंपनी चलाते हैं गया ये तो, चलो मिस्टर टीनू, कहता है फूड प्रोसेसिंग कंपनी ने मिस्टर टीनू को हायर किया जनवरी 22 में, जिसकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है। JAA बताओ, इलिजिबल डिडक्शन कितनी मिलेगी? भैया टीनू को लगाया आपने, जनवरी 22 को लगाया है, जनवरी 22 को लगाया आपने। ये लो, ये तो लास्ट के हैं, ये अब जाते हुए लेना। क्या जनवरी 22 कितने दिन हो गए गिनना? 31 जनवरी के, 28 फरवरी के, मार्च के 31, कितने दिन हो गए? तो भैया लेस देन क्या है? 240 दिन। तो नो 80 JAA ऑन सैलरी पेड टू टीनू। टीनू को जो सैलरी दी नहीं मिलेगी क्योंकि 240 दिन से कम। पर कोई बात नहीं, इसे अगले साल से गिन लो ना। असेसमेंट ईयर 22-23 कह लो या प्रीवियस ईयर, नहीं प्रीवियस ईयर 22-23, यानी यस 80 JAA कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर 22-23, 23-24, 24-25, 3, 1, 2, 3। और अगर ये कपड़े का वेयरिंग अपील फुटवियर और लेदर हो तो भी एक ही बात है, 150 तब भी नहीं होते, तब भी अगले साल डिडक्शन देनी है। टीनू की सैलरी का 30%। क्लियर? बोलोगे डाउट? आगे क्वेश्चन करते ही सारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, थोड़े बहुत डाउट कंफ्यूजन है सारे खत्म हो जाएंगे। बताना मुझे देख के क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? मिस्टर रहमान एंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग करता है किसकी? फर्नीचर, फर्नीचर मेकिंग, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करता है रहमान, और इसकी टर्नओवर क्या है? 3.5 करोड़ और प्रॉफिट 90 लाख। तो आप देखो
टर्नओवर 3,50,00,000। अब ये इसकी सेल 5% से रिसीट्स और पेमेंट 5% से ज़्यादा कैश ना हो तो ऑडिट की ज़रूरत नहीं। अब लिखा नहीं तो 1 करोड़ से ज़्यादा मैं क्या कह देता हूँ 44AB में कवर्ड है, क्योंकि इसकी सेल क्या है 1 करोड़ से ज़्यादा, क्योंकि बोला नहीं है मुझे कुछ भी डाटा में कितना कैश, क्योंकि 10 करोड़ की माफ़ी तब है जब 5% से ज़्यादा कैश ना आए, प्रॉफिट जितने भी हों। कहता है इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बंदे कितने काम है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, चलता बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस। और कहता है नंबर ऑफ एग्जिस्टेड वर्कर कितने हैं, हाँ जी कितने बंदे पहले काम करते हैं 200, और बंदे लगाओ ना आप। चलो कितने बंदे और लगा रहे हैं, कहते हैं 120 बंदे और भर्ती कर रहे हैं। न्यू वर्कर कितने भर्ती कर रहे हो, न्यू वर्कर 120। लेकिन आप देखो 120 की कहानी, 30 आदमी 1 अप्रैल को रेगुलर लगा रहे हो, 12,000 रुपये महीने वाले चलेंगे, हाँ चलेंगे बिल्कुल। फर्नीचर का काम है, 240 दिन का रूल लगना चाहिए। तो आप देखो कितने बंदे हैं ये 30 वर्कर, कितनी सैलरी दोगे इनको 12,000 रुपये महीना, कितने महीने की, कब लगाए हैं 1 अप्रैल को 12 महीने, इसका 30% दे दोगे ना। आगे चलो भी, इनको पेमेंट किससे दी है, टोटल पेमेंट एक में लिखा है कि पेमेंट कैश दी है, इसका मतलब मैं समझ सकता हूं बाकियों को पेमेंट किससे दी है, कैश में नहीं दी। चलो 20 आदमी 1 मई को लगाए रेगुलर, हाँ जी क्या करूं, सैलरी ओवर 25,000 पर मंथ है, भूल जाना, इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि 25,000 से ज्यादा वाले पे नहीं मिलती। आगे आओ, कहता है बंदे लगाए हैं 15 कैजुअल, कैजुअल वाले भी ना गिनो, कैजुअल वर्कर भी गिने, पीएफ का पार्ट नहीं होते, नहीं गिने जाते। रेगुलर 20 आदमी लगाए 1 जुलाई को, गिन लूं, पेड इन कैश है इसलिए मत गिनो, कैश में चक्कर है ना। 5th कहता है रेगुलर लगाए 35 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2021 का मतलब कितने दिन हो गए, लेस देन 240 दिन, इसलिए क्या है नहीं मिलेगी। बस डबल जे कितनी मिलेगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जे कितनी मिलेगी 12 लाख, इतने की मिलेगी। किसी को डाउट आंसर में, समझाया। अगर एक इसी क्वेश्चन का बी पार्ट तब क्या आंसर होता, अगर ये वेयरिंग एप्पल का काम होता, यानी फर्नीचर की जगह किसका होता, वेयरिंग एप्पल, मतलब कपड़े का काम होता। अगर ये कपड़े का काम होता तो यहां पे क्योंकि मिलेगी ओवर कितने दिन है 150 का रूल, और ये बंदे कब भर्ती किए हैं देख लो, अक्टूबर में, यानी 6 महीने 150 से ज्यादा दिन हो गए। करो इनकी सैलरी कितनी होगी 16,000 रुपये महीना, कितने बंदे हैं ये 35 वर्कर इंटू कितने महीने हो गए 6 महीने, इसका 30% और करो 10,08,000, टोटल कितनी होगी, टोटल 23,04,000। कपड़े वाले में 150 दिन देखे जाते हैं, 150 से ज़्यादा तो हो ही गए। फिर समझ आई बात, हाँ जी। डबल जे में कोई डाउट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कैश नहीं देनी वर्कर को, और कैसे मर्जी दो, 25,000 से तनख्वाह ज़्यादा वाला वर्कर ना हो, और आरपीएफ का पार्ट हो, और सरकार की पूरी फंडिंग ना हो तो मिल जाएगी। 150 या 240 से कम रह गए तो अगले साल से गिनती शुरू होगी 3 साल वाली। एटीपी सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने आपको बता दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अगले पेज पे आ जाओ, लास्ट की 2 डिडक्शन पे 4 डिडक्शन है, टीटीए, टीटीबी, आरआरबी, क्यूक्यूबी, खत्म हो जाएगी डिडक्शन। और आपको एक साथ याद होनी चाहिए अगर सारे क्वेश्चन करने हैं तो, डिडक्शन और इंडिविजुअल का भी काम आधा खत्म अगर डिडक्शन आती है आपको तो, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। बताना 80 QQB क्या कह रहा है, सेक्शन 80 QQB। क्या आप बुक राइटर हैं,
आप बुक राइटर या को ऑथर है और रेजिडेंट हो आप, रेजिडेंट, बुक तो कंपनी नहीं लिख सकती, दिमाग चाहिए बुक लिखने के लिए, वो इंडिविजुअल के पास होता है। एचयूएफ थोड़ी बुक लिख देगा, परिवार या फर्म या कंपनी, बुक तो इंडिविजुअल आदमी लिखता है। देश के लिए अच्छी बात है अगर बुक लिखते हो। इंडिया में बेच के बुक रॉयल्टी आए या फॉरेन से रॉयल्टी आए, रॉयल्टी की इनकम आती है तो उस पर मिलेगी रॉयल्टी इनकम। अगर आती है टू बुक राइटर, बुक ऑथर, तो सरकार कहती भाई तेरे को कितनी रॉयल्टी आई है, उस पर डिडक्शन कितनी, 3 लाख या एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव, विच एवर इज लेस। ये डिडक्शन है 80 QQB। कितनी डिडक्शन है? मान लो मैंने बुक लिखी जिस पे 4.5 लाख रॉयल्टी आई, इनकम में 4.5 जोड़ लो मेरे, माफ़ कितने करोगे? 3। अगर मुझे रॉयल्टी आई 2,40,000, इनकम में 240 जोड़ लो, मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल हूँ, 240 माफ़। लेकिन अगर फॉरेन से रॉयल्टी आई तो 6 महीने साल के अंदर पैसा फॉरेन वाला इंडिया आना चाहिए। मान लो राम, नाम से क्लियर है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, राम रेजिडेंट इंडिविजुअल है, बुक राइटर है, ये बुक राइटर, इसकी रॉयल्टी इनकम है फ्रॉम लंदन। लंदन बहुत जा रहे हैं सिर्फ, अभी आज अपॉइंटमेंट हुई है, मेरा कोई स्टूडेंट है आशीष गोगिया, लंदन अपॉइंटमेंट हुई है उसकी। तो पहले भी एक लड़की निशा लंदन में थी, अभी वो सिरसा का लड़का है, लंदन पोस्टिंग होगी उसकी। तो चलो, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लंदन, अगर उसने रॉयल्टी की इनकम कमाई लंदन से, सपोज के 7 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, माफ रेजिडेंट बंदा है, फॉरेन में बुक बेची है, फॉरेन में कोई बुक बेच सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है। 6 महीने में इंडिया लेके आ करेंसी, फॉरेन की करेंसी, जितनी 6 महीने में लाएगा उस पर डिडक्शन मिलेगी। मान लो इस 4 लाख में से अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया इन फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज अप टू 30 सितंबर 2022, इंडिया लाया सिर्फ 2,10,000, तो भैया तुझे डिडक्शन 80 QQB कितनी मिलेगी? तुझे या तो 2,10,000 इंडिया लाया उसका 100% कितनी, 210 या 3 लाख, सीलिंग है, मैक्सिमम सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग है इस सेक्शन की, विच एवर इज लेस, कितनी डिडक्शन मिलेगी? इंडिया क्यों नहीं लाया तुम? कहते फिर जोड़ क्यों रहे 4 लाख? तू तो रेजिडेंट है, वर्ल्ड में तू ना ला कुछ भी डिडक्शन नहीं देंगे तेरे को, 4 लाख पे टैक्स तो लगेगा, बिकॉज यू आर रेजिडेंट पर्सन इन इंडिया। समझ आया? 6 महीने में इंडिया ले आना। हाँ, इंडिया में ही बैठे हो फिर क्या दिक्कत है, इंडिया में मिल रही है रॉयल्टी, इंडिया में बुक बेचनी है, पर ये लिखा मिलेगा नीचे, मैगजीन नहीं लिखनी, कोई कमेंट्री नहीं लिखनी। कमेंट्री क्या होता है? कमेंट्री, हाँ, सिर्फ मैच में नहीं होती, कमेंट्री कोई भी हो सकती है। हिंदी में बात करूं, कमेंट्री का मतलब होता है आंखों देखा हाल, जो देखा वो लिखा। मेरा एक दोस्त है, वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल देता रहता है दूर दूर के, वैसे ही अभी थोड़े दिन पहले वैसे ही मैंने न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर उठाया, उसमें उसका नाम मैं देख के हैरान, ये क्या वो दे रहा है, कहता जी हम यहाँ से चले कहाँ, दुबई घूमने जा रहे होंगे तो उसकी कमेंट्री लिख रहा है, कहता जी इतने बजे चले, शाम को निकले, लाइटें जग रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो अलग सही नज़ारा है, पहली बार गए थे हम, ये वो ऐसे कमेंट्री कर रहा है। कमेंट्री इसी को बोलते हैं, कमेंट्री मीन्स क्या देखा आपने उसका हाल। जैसे कोई मंदिर तोड़ रहा है या कोई गुरुद्वारा तोड़ रहा है तो उसकी भी कहानी बयान की जाती है, हाँ ये हो रहा था, ऐसे हो रहा था, पहले भाषण दिए गए, ये किया गया, वो किया। कमेंट्री, ऐसी कोई कमेंट्री नहीं लिखनी, कोई मैच की कमेंट्री भी नहीं, कोई मैगजीन इंडिया टुडे में आर्टिकल दे रहे हो, ऐसी कुछ नहीं, और स्कूल की बुक्स भी नहीं। अगर आप स्कूल की बुक के राइटर हो ना तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी आप कॉलेज की बुक के राइटर हो, लिखा है नोट्स में, सुनते चलो, स्कूल की नहीं, कॉलेज की बुक्स के राइटर हो, लिटरेसी की बुक, आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, या कोई मेक वर्ड पार इजी, ऐसी कोई बुक्स आती हैं इंग्लिश में, जैसे मान लो कोई इस तरह की लैंग्वेज की बुक्स हो, कोई स्पेस
की स्टडी को लेके बुक्स हो, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस की बुक हो, कोई इस तरह की बुक्स हो, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया टाइप की बुक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ऐसी कोई बुक हो, मतलब ऐसी बुक लिखो। तो ऐसी कोई बुक लिखोगे, कॉलेज की बुक्स या कोई इस तरह की बुक्स, उस पर डिडक्शन। फायदा उन्हीं बुक्स का है, कहता स्कूल वाली बुक्स पे डिडक्शन नहीं है, रोका गया है स्पेशल, स्कूल वाली बुक्स पे नहीं है, समझे। कितनी मिलेगी डिडक्शन? 3 लाख एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी विच एवर इज। बंदा क्या होना चाहिए? बुक राइटर, रेजिडेंट। मान लो मैं इंडियन और एक फॉरेनर दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी, कोऑथर हूं, तो मुझे मेरे हिस्से की रॉयल्टी पे मिल जाएगी, क्योंकि भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो रेजिडेंट हूं, समझे ना। और मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी एमआर, रॉयल्टी का अमाउंट कितना होना चाहिए? रॉयल्टी मैक्सिमम 15% ऑफ एमआरपी होनी चाहिए, उससे ज्यादा रॉयल्टी पे डिडक्शन नहीं है। नो डिडक्शन, नो डिडक्शन ऑन एक्सेस अमाउंट। समझ गए क्या कहना चाहता है? मान लो आपने जो बुक्स लिखी वो बाजार में बेची, उस पर रॉयल्टी मिली, मान लो एमआरपी बुक्स का है 12 लाख, आपकी रॉयल्टी है 15%, सॉरी 20% लगा लो। कितनी रॉयल्टी मिली आपको? इनकम में कितना जोड़ लो? 240। लेकिन तुम्हें डिडक्शन कितनी मिलेगी? तुम्हें 240 कितने परसेंट के हिसाब से मिले हैं? 20। 15% के हिसाब से कितने बनते हैं? 180। इससे ज्यादा पे डिडक्शन नहीं। 180 या एक्ट में लिखा हुआ है विच एवर इज लेस। तो कितनी डिडक्शन मिलेगी तुम्हें? 180। बाकी वाले पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। यानी आपको इनकम में तो पूरा 240 जोड़ना है, नीचे क्यूक्यूबी कितनी देनी है? 180, इससे ज्यादा। समझे? बोलो कोई डाउट? क्लियर हुआ ये चीज? चलो, हाँ, अगर कोई खर्चे लगे हैं रॉयल्टी कमाने के, वो इनकम से कटते हैं, डिडक्शन भी कट जाएगी। मान लो, एक मिनट सुनो, ये छोड़ो, मैंने एक बुक लिखी, मुझे मिला 1.5 लाख रुपया रॉयल्टी का, 1,50,000। 20,000 मेरे खर्चे लग गए, मैंने गिनाए, सर लीगल खर्चे हैं, क्या दिया? मैंने एक असिस्टेंट रखा है, एक टाइपिस्ट रखा है, एक वो रिव्यू करने के लिए बंदा रखा है कि स्पेलिंग और वो सब पढ़ रहा है, ऐसा। तो वो सब मिला के 20,000 मेरा खर्चा है साहब 1.5 लाख में। तो मेरी इनकम कितनी मानी जाए रॉयल्टी की? 31। तो डिडक्शन भी कितनी मिलेगी? 31। जब इनकम में 31 जुड़ा है मेरे, तो नीचे डिडक्शन भी क्यू भी कितनी मिलेगी? खर्चे काट के 31। उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकती। समझाया? खत्म होगी 80 क्यूक्यूबी। नोट्स में पढ़ लो किसको मिलती है। कॉपीराइट दिया है, आप ऑथर हो, रेजिडेंट। और आपको रॉयल्टी कैसे मिलती है? रॉयल्टी कई तरह से मिलती होती है। एक तो होता है पर बुक के हिसाब से एमआरपी के ऊपर, कुछ होता है मंथली मिलती रहती है, कुछ होता है साल की फिक्स, मतलब बिके ना बिके बुक फिक्स मिलेंगे आपको पैसे, इतने पब्लिशर आपको देगा, चाहे आपकी बुक कितनी बिके ना बिके। कई तरह जैसे मर्जी मिले रॉयल्टी मिले, चाहे वो मंथली, चाहे एनुअली, चाहे नंबर ऑफ बुक्स के अकॉर्डिंग, जैसे भी मिले रॉयल्टी है उस पर 3 लाख और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस। बुक्स कौन सी होनी चाहिए? लिटरेसी की बुक्स, सोर्स ऑफ इनकम में लिखा है कंसीडरेशन में रॉयल्टी आए कौन सी बुक की? लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर की बुक्स हो, फीस जैसे मर्जी आए। लेकिन ये बुक्स जो हैं लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर की हो, लेकिन स्कूल की बुक्स ना हो, कोई गाइड ना हो, सॉल्यूशन गाइड आती है जैसे, ब्रोशर वगैरह मैगजीन ना हो, डायरी कैलेंडर ना हो, कमेंट्री ना हो, न्यूज़पेपर का आर्टिकल ना हो, पम्फलेट ना हो। सीधी बात है, स्कूल की बुक्स भी ना हो, कॉलेज की बुक्स पे कोई रोक नहीं है, कोई और बुक्स हैं सब पे मिलेगी। क्वांटम ऑफ डिडक्शन 3 लाख और एक्चुअल अमाउंट विच आर लेस, 15% से ज़्यादा रॉयल्टी पे डिडक्शन नहीं, ठीक। और सबूत देने हैं, जो पे करेगा ना आपको रॉयल्टी, आपको उससे लिखवा के देना है कि हाँ मेरे को रॉयल्टी आई, तो पब्लिशर लिख के देगा कि सुमित को हमने इस हिसाब से रॉयल्टी दी है, उस पर डिडक्शन मिलेगी, ठीक। उसके बाद 6 महीने में इंडिया वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, ये है। और पेमेंट जैसी भी आए, कई बार ना रॉयल्टी की पेमेंट आप कह रहे हो जी ये तो अगले साल की, जितनी आई ना ले लो डिडक्शन, उस पर डिडक्शन, वो इनकम भी है, तो हिसाब नहीं, जितना आया
वो क्या आपकी इनकम, उस पर डिडक्शन ले लो। चाहे एडवांस आया, कोई रोक नहीं है। नीचे एडिशनल पॉइंट में लिखा है सर्टिफिकेट तो लगाने ही है रिटर्न के साथ सामने वाले पेयर से लेके कि इसको मैंने रॉयल्टी दी है। समझ आया? 38A क्वेश्चन पढ़ो तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या कहता है 38A में मिस्टर आकाश को रॉयल्टी आई 288, फॉरेन कंट्री से बुक लिखी थी उसने, लिटरेसी नेचर की, 18% है ये 288 जो है। और वैसे रॉयल्टी कितनी आई है फ्रॉम फॉरेन, फॉरेन किसी कंट्री से 288, कितने परसेंट के हिसाब से ये MRP का, तो वैसे 288 18% होगा, लेकिन 15% के हिसाब से जो बनता है वो कितना बनता है, मैक्सिमम डिडक्शन इससे ज़्यादा पे नहीं मिल सकती। मैक्सिमम 80 QQB कितनी मिल सकती है 240, इससे ज़्यादा नहीं। इनकम में तो 288 जोड़ो पर डिडक्शन 240 से ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ो। ये बंदा कहता है 40,000 मेरे खर्चे भी हैं, कोई बात नहीं, खर्चे काट लेना, 240 मैक्सिमम है, खर्चे काटोगे तो डिडक्शन भी कट जाएगी। क्या कहता है आगे पढ़ो। कहता है अमाउंट इंडिया लाया 30 सितंबर तक, और एक कंडीशन, एक तो ये 288, एक कंडीशन ये होगी कि मैक्सिमम कितनी 15% वाला, एक और मैक्सिमम कितनी ऑफ अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जिस साल आपने कमाया उसके 6 महीने में इंडिया ले आओ, तो कितने लाए इंडिया में 230 भैया, 240 नहीं बल्कि कितनी मिलेगी मैक्सिमम 230। 6 महीने में 288 में से इंडिया लाया 230, 15% के हिसाब से 240, तो दोनों में से कम ही देंगे 230। ओके, हमें कहता है कि बोलो इसे क्या है, बाकी अमाउंट लाए ही नहीं, तो आप बोलो कितनी डिडक्शन मिलेगी, तो इसकी इनकम में जुड़ेगा, GTI में कितना जुड़ेगा इसकी 288, रॉयल्टी इनकम पूरी, रॉयल्टी इनकम इसकी टोटल 288, इसमें से क्या मिलेगी उसे 80 QQB। वैसे QQB कितनी, या तो 3 लाख या फिर कितना 230, पर ये कह रहा है 40 मेरे खर्चे हैं, तो इनकम भी इसकी क्या कर देंगे 288 में से 40 कम कर देंगे अपन। ये कह रहा है ना मेरे खर्चे हैं, 248 इनकम मान लेंगे इसकी GTI, कोई बात नहीं, तो डिडक्शन भी 40 काट देंगे भैया। 230 तो इंडिया लाया, 40 खर्चों की डिडक्शन भी तो ले रहा है, तो 248 तेरी इनकम में जुड़ेगा, पर डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलेगी तुझे 190 से ज़्यादा नहीं, तो तेरी टैक्सेबल आ जाएगी रॉयल्टी जो आनी है। ऐसा है 40,000 रुपये इनकम के से खर्चे कट गए ना, 40,000 डिडक्शन भी काट दो, तो 230 इंडिया लाया, 40,000 रुपये खर्चे काट के तेरी इनकम 40,000 कम हुई ना। अब कह दो जी मैं जो नहीं लाया उसमें से खर्चे किए, ये नहीं माना जाएगा। तू 230 इंडिया लाया, 40,000 रुपये तूने खर्चों की डिडक्शन 288 की इनकम से ले ली, 40,000 डिडक्शन भी काट देंगे हम तेरी। कितनी डिडक्शन देंगे तुझे ज़्यादा से ज़्यादा 190। इनकम में गया कितना 248 गया है खर्चे काट के, रॉयल्टी कमाने के लिए खर्चे भी तो हैं, तो डिडक्शन भी कितनी 40,000 काट के खर्चे कितनी मिलेगी 190, इससे ज़्यादा नहीं। बोलो कोई डाउट? चलें आगे, चलें। RRB 80 RRB की डिडक्शन पे आ जाओ। अगर आप पेटेंटी हो, किस चीज़ का पेटेंट है आपके पास, कोई फॉर्मूला कोई दवाई का सॉल्ट है, आप पेटेंटी हो, देश के लिए बड़ी अच्छी बात है अगर आपके पास ऐसा कुछ है। वैसे तो हम बहुत सी चीज़ें सॉल्ट मेडिसिन कौन सी फॉरेन की ले रहे हैं। अगर आप पेटेंटी हो रेजिडेंट पेटेंटी, अब पेटेंटी भी कौन होगा, एक इंडिविजुअल ही होगा। दिमाग सोचने का, फॉर्मूले लिखने का, बनाने का किसका होता है, इंडिविजुअल का। तो कितनी डिडक्शन मिलेगी, जो रॉयल्टी एक्चुअल में आई रिसीव, या 3 लाख विच एवर इज लेस। वही बात होगी। आप साइंटिस्ट हो, आपने लैब रिसर्च करके दवाई बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया, एक दवाई बना ली जिसको लेते ही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी किसी चीज़ की दवाई है, कोरोना की या कोई भी दवाई है, इसको ले लो ठंडी नहीं लगेगी, ऐसी कोई दवाई है,
हाँ हो सकते, और क्या, बाकी तो आई नहीं है, कोई नई रिसर्च करेंगे। तो मान लो ऐसी कोई दवाई आपने ले ली, ऐसी होता है यहाँ, मतलब अपने तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती, ठंड इतनी नहीं होती, लेकिन वो बताते ना कनाडा और इधर यूएस में बहुत ज़्यादा, कैलिफोर्निया उस साइड का बहुत ज़्यादा बर्फ़ के तूफान ही आते हैं, -40 45 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है। तो वहाँ तो बाइक्स वाइक्स तो चलती नहीं, बर्फ़ पड़ेगी बंदा ही मर जाएगा, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती, तो कारें ही चलती हैं। तो वहाँ पे सर्वाइव करना, जो इधर से जाते हैं शुरू में उनको बड़ी दिक्कत आती है। चलो मान लो ऐसी कोई दवाई बना रहे हो आप, जिसमें क्या है, बस डोज लो, कहीं मर्जी टी शर्ट में घूमो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई दवाई ले रही हो। एक बंदा कहता जी शराब पी लो, कहता ठंड वैसी नहीं फील होती, उसको कुछ मर्जी हो जाए, बंदा तो बीमार होता है, उसे पता नहीं लगता, बंदा तो मर जाता है, शरीर तो वो हो जाता है ना, निमोनिया और वो सब कुछ फील नहीं होता। उसको पीट भी दो ना बंदे को, नशे वाले को, उसे तब नहीं फील होता नशे में, जब वो नशा उतरता है तभी दर्द होता है सारा। चलो ऐसी कोई दवाई बना रहे हो, फॉर्मूला आपने डेवलप कर लिया, दवाई पियो और ठंड से बचो। तो वो दवाई का फॉर्मूला आपने सिप्ला को या नोवार्टिस को, अवेंटिस को, विप्रो को, किसी भी कंपनी को बेच दिया, लुपिन को, बड़ी कंपनी है बाजार में, रेनबेक्सी है और विप्रो, तो किसी भी कंपनी को आपने ये फॉर्मूला बेच दिया, और उससे क्या रही आपको रॉयल्टी, जितनी रॉयल्टी आएगी या 3 लाख विच एवर इज लेस। अगर ये फॉर्मूला फॉरेन में रॉयल्टी पे दिया है, फॉरेन में बेचा है, बेचा क्या मतलब यूज के लिए दोगे, बेच के तो गया उससे हमेशा के लिए, यूज के लिए दोगे, रॉयल्टी खाओगे। अगर वो फॉर्मूला टेक्निक सोल्ट आपने यूज के लिए फॉरेन में दिया, उससे रॉयल्टी आएगी, तो डिडक्शन तब भी 3 लाख है, पर मैक्सिमम कितनी अमाउंट 6 महीने में इंडिया लाए उतना गिना जाएगा। सिप्ला, सुनो, सिप्ला वालों ने, राजेश कुमार नाम का एक आदमी है, नाम से तो नहीं लगता साइंटिस्ट हो चलो राजेश कुमार एक साइंटिस्ट है, इंडियन रेजिडेंट है, और उसने कोई फॉर्मूला डेवलप कर लिया, फॉर्मूला डेवलप कर लिया उसने, और उससे रॉयल्टी आ रही है राजेश कुमार को, रेनबेक्सी से आ रही है, रेनबेक्सी कंपनी ने फॉर्मूला लिया, राजेश कुमार को रॉयल्टी आ रही है। राजेश कुमार कौन सी डिडक्शन लेगा, आरआरबी 3 लाख या एक्चुअल अमाउंट। उधर रेनबेक्सी कहती है, कहता हमें भी डिडक्शन दोगे, हम राजेश कुमार के फॉर्मूले से दवाई बना के बेचेंगे, जो प्रोडक्ट बेचेंगे, तुम्हें कौन सी डिडक्शन, तुम अपना रॉयल्टी का खर्चा कहाँ डालो, P&L। कहता हमने सोचा डिडक्शन है आरआरबी हमें भी मिल, तुम्हें कौन सी मिलेगी, तुम्हें कोई रॉयल्टी आती है, तुम तो देते हो, रॉयल्टी इज द एक्सपेंडिचर ऑफ P&L फॉर द पेयर, तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो जिसको रॉयल्टी आती है उसे 3 लाख रुपए मैक्सिमम माफ है। तो ये थी कौन सी डिडक्शन, आरआरबी। पढ़ लो यहां से पेज नंबर 39 पे, पेटेंटियो अकेले या कोऑनर हो, मिलके भी फॉर्मूले लिखते हैं, बुक राइटर भी तो कोऑनर होते हैं ना, 2-2 3-3 का नाम होता है बुक्स पे। रॉयल्टी इनकम में जुड़ी, उस पर डिडक्शन मिलेगी। ये लाइसेंस है या कोई फॉर्मूला है जिसको यूज के लिए दे रहे हो, कोई टेक्निकल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन आईटी नॉलेज, उसका पेटेंट आपके नाम रजिस्टर्ड सरकार से, उसकी रॉयल्टी आ रही है। लेकिन नीचे नोट है, प्रोडक्ट बेचने वाला कहे कि हम दवाइयाँ बेचते हैं, हमें डिडक्शन, तुम्हें थोड़ी मिलेगी। रॉयल्टी लेने वाले फॉर्मूले का साइंटिस्ट है जो, उसे मिलेगी 3 लाख, या जो फॉरेन में कमाया 6 महीने में इंडिया आना चाहिए। पेटेंट आपके नाम सरकार से क्या होना चाहिए, पेटेंट एक्ट 1970 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो सारा है, हो जाएगा। आगे बढ़ो। आरआरबी क्यूक्यूबी एक सी है, मतलब कहने का ये है दोनों। वो बुक लिखनी आ रही है पेटेंट। ATTTA क्या, कोई भी इंडिविजुअल हो या HUF हो, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, कोई चक्कर नहीं, कोई सा भी हो, ORN ORNR कोई सा भी, कोई भी इंडिविजुअल HUF हो, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, किस चीज का, सेविंग अकाउंट का। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट आए तो इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में जुड़ेगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो नीचे आपको कौन सी डिडक्शन मिलेगी, ATTTA मैक्सिमम कितनी, 10। अगर आपकी इनकम में जुड़ा ही 6,000 का सेविंग अकाउंट का ब्याज, कितनी मिलेगी, 6, जुड़ा 12,000 तो कितनी मिलेगी, 10। एक पार्टनरशिप फर्म है, इन तीनों की पार्टनरशिप है,
इनका सेविंग अकाउंट, पहली बात आपको नॉलेज के लिए बता दूं, सेविंग अकाउंट बिजनेस का खुलता ही नहीं, सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल का खुलता है। पर मान लो किसी तरह किसी बैंक ने खोल भी दिया इनकी दुकान का सेविंग अकाउंट पार्टनरशिप का, क्या पार्टनरशिप को टीटीए मिलेगी सेविंग अकाउंट के ब्याज पे? नहीं। तो ये तीनों कहते हैं सर पार्टनरशिप को तो मिल नहीं रही, हमारा ब्याज तीनों का 27,000 है। नो नो नो, क्या हम 9,000 पे पर्सनल तीनों ले लें डिडक्शन? नहीं, वो इनकम किसकी है? सेविंग अकाउंट की, फर्म की। डिडक्शन फर्म को मिले तो मिले, फर्म को मिलती नहीं। और मेंबर एचयूएफ के या फर्म एचयूएफ को तो मिलती है, फर्म या ओपी के मेंबर कोई बेनिफिट उठा नहीं सकते। सेविंग अकाउंट कौन है? सेविंग अकाउंट का है, एफडी आरडी नहीं कहा, ध्यान देना। फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट नहीं, एटीटीटीए में वो नहीं, सिर्फ कौन सा? सेविंग। किसी कंपनी के पास नहीं खुलवाना, पोस्ट ऑफिस में खुलवाओ, बैंक में खुलवाओ, कोऑपरेटिव बैंक नहीं होते कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक, सिरसा हिसार ग्रामीण बैंक, हरियाणा ग्रामीण बैंक, ऐसे खुलवा लो, चलेगा, डिडक्शन मिल जाएगी। कौन सी? टीटी। समझ आई कितनी? 10। एफडी आरडी पे नहीं, और ये सीनियर सिटीजन को भी नहीं मिलती, सीनियर सिटीजन को भी नहीं मिलती, एटीटीटीए नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए तो कौन सी है? सीनियर सिटीजन के लिए तो एटीटीटी भी है। याद रखना, इंडिविजुअल रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, एचयूएफ रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, सभी को सेविंग अकाउंट के ब्याज पे मिलेगी मैक्सिमम 10। एक और बात ना भूल जाना, सुनो, अगर आपका इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है 15,000, पहले तो 3500 रुपये तो सेक्शन 10(15) माफ कर देगा, अदर सोर्सेज में जाएगा ही कितना? 11,500। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट स्पेशल रूल है 10-15 में 3500 रुपये एक आदमी को माफ है, था ना, अदर सोर्सेज में। अब उस पर क्या दे देना? ये जीटीआई में चला जाएगा, 80 ये दे देना, कितने रुपए? 13,500 माफ हो जाएंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के। बैंक में नहीं होता वो 3500, सिर्फ सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस। टीटीए पोस्ट ऑफिस, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक सब पे मिलती है। सीनियर सिटीजन को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है? टीटीबी। सीनियर सिटीजन में आप समझ गए, इंडिविजुअल ही होता है सीनियर सिटीजन। इंडिविजुअल जिसकी एज क्या हो? रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो इंडिया में रहता हो, जिसकी एज क्या हो? 60 साल से ज्यादा, उसको इंटरेस्ट आए सेविंग अकाउंट पे, आरडी अकाउंट पे, एफडी पे, जितना भी मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट की, मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलनी है उसे? 50,000। 50,000 से ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50। वो टीटीए की तरफ देखेगा भी नहीं, सीनियर सिटीजन कहता है 50 दूँ 10 क्यों? और जो 60 साल से छोटे हैं उनको टीटीबी का कोई चांस नहीं। टीटीए, मुझे एफडी का इंटरेस्ट आया, मुझे टीटीए मिलेगी ना? ना ना ना, एफडी पे नहीं मिलती ना, एफडी आरडी पे नहीं, वो सिर्फ किस पे? सेविंग अकाउंट। और टीटीबी सेविंग, आरडी, एफडी कुछ भी हो, आरडी भी एफडी ही मानी जाती है, एक लंबे पीरियड के बाद मिलता है पैसा, तो मिलेगी सेविंग पे, एफडी पे, आरडी पे बुजुर्गों को, रेजिडेंट इंडिविजुअल को कितने रुपए? 50। अगले पेज पे लिखा है 60 साल से बड़े रेजिडेंट इंडिविजुअल हों, सेविंग अकाउंट, एफडी का ब्याज कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए, बैंक से आए, 50,000 तक की मिलेगी, ठीक। और टाइम डिपॉजिट का मतलब एक लंबे टाइम के लिए जमा हो गया, उसके बाद पैसा मिलता है। एओपी और बीओआई को नहीं मिलती है डिडक्शन, ना उनके मेंबर को कोई फायदा। खत्म। एटीयू मैंने बताई दी थी। नीचे क्वेश्चन है 38B पढ़ना। 38B क्या कहता है, पढ़ो। मिस्टर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी उम्र क्या है? 61 साल। अच्छा, मिस्टर ए की उम्र क्या है? 61 ईयर। ना बोले तो रेजिडेंट, रेजिडेंट बोल रहा है, रेजिडेंट, रेजिडेंट है मिस्टर ए। इनकी लॉटरी की इनकम कितनी है बोलो? अदर सोर्सेज में, अदर सोर्सेज में लॉटरी की इनकम कितनी है? लॉटरी की इनकम 21। चलो, इनकी पीजीबीपी की इनकम कितनी है? पीजीबीपी
आगे कहता है इसने एफडी करवाई, उसका 30,000 ब्याज भी है। इंटरेस्ट ऑन एफडी कितने रुपए? 30। अदर सोर्सेस उसने, ये जोड़ो, जीटीआई कितनी आ गई? 285। इस बंदे ने पीपीएफ में डाला, कौन सी मिलेगी? एटीसी। पीपीएफ में डालने पे कितनी मिलती है? 1.5। और 80 टीटीबी बताना कितनी? रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और ये क्या है? सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन है तो टीटीबी दे दोगे कितने रुपए? 30, क्योंकि 50 तक मिलती है 30, मिला के 81 होगी, तो क्या 81 दे दूं? याद रखना इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती 80C से 80U तक की, इसलिए मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल पाएगी? 81 नहीं, कितनी? 165। टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी आपकी? 120। समझे? ये अच्छा पॉइंट है, बताया था ना, कैजुअल इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं मिलती, बनती तो आपकी 150 और 30 180 है, पर हम 165 से ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं दे सकते रूल के अकॉर्डिंग। सही है? बोलो कोई डाउट? 80U पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 39 और कर लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, हटा दूं? अब आपको क्या करना है, सारी डिडक्शन शुरू से विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि क्वेश्चन बाकी के नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर वैसे तो हो ही गया है, क्वेश्चन ही 39। मिस्टर गुरनाम की एज 42 साल है, सैलरी कितनी? कंप्यूटेड दे रखी है, सैलरी कितनी गुरनाम की? 5,50,000 गुरनाम की। कहता है उसने इंटरेस्ट की इनकम करवाई सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक में, इंटरेस्ट ऑन SBI सेविंग अकाउंट कितने रुपए? 3500 माफ ना कर देना, वो पोस्ट ऑफिस का होता है। चलो, और कोई इनकम है इसकी? ना। तो इसकी जीटीआई कितनी है? गुरनाम की जीटीआई 564,500। गुरनाम को डिडक्शन दो। जीवन बीमा करवाया बिरला सन लाइफ से 25,000 रुपए का, किसकी लाइफ पे? पेरेंट्स की लाइफ पे। 2 लाख का बीमा है, बेकार बेकार बेकार। एटीसी पेरेंट्स पे नहीं मिलती, याद रखना, पेरेंट्स पे नहीं मिलती एटीसी जीवन बीमा। जीवन बीमा 25,500 करवाया बेटे की लाइफ पे, मेजर बेटा है, डिपेंडेंट नहीं है। 2 लाख का बीमा 30/3/12 को करवाया। LIP टेकन ऑन सन 30/3/12। पॉलिसी की वैल्यू कितनी है बताना? 2 लाख। और एनुअल प्रीमियम कितना दे रहे हो आप? 25,500। क्या? हाँ जी, क्या करूं? %20 अलाउड है 40,000, क्योंकि 31 मार्च 12 या उससे पहले के बीमे है 20% का रूल, उसके बाद 10 का है। तो कितनी मिल जाएगी बेटे की लाइफ पे? 25,500। सन मेजर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जैसा भी हो। नेक्स्ट, LIP बड़ी 22,500। लाइफ किसकी? 2017 में अपनी लाइफ पे। ऑन LIP कब ली इसने? ये LIP कब ली? ये LIP ली इसने 8/9/2017 को। वैल्यू कितनी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की? 2 लाख। और एनुअल प्रीमियम कितना दे रहा है? 22,500 एनुअल प्रीमियम। कितनी मिलेगी मैक्सिमम? 10%। कितनी? 20। खुद का जीवन बीमा 20 मिलेगी, आपको पता ही है। ऑन कितनी होगी टोटल? 45,500। आगे चलो, प्रीमियम 26,000 हेल्थ इंश्योरेंस का भरा। हेल्थ इंश्योरेंस फिर देखता हूं, एटीसी तो कितनी होगी दोनों जोड़ के? 45,500। आगे चलो, हेल्थ इंश्योरेंस चेक से भरा, खुद और वाइफ का। चलो, खुद और वाइफ का चेक से भरा। हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस? हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस पेड बाय प्रीमियम, प्रीमियम पेड बाय चेक। कितना पे किया? 26। खुद और वाइफ का। ठीक है, नीचे आ जाओ। और कहता है खुद हेल्थ चेकअप पर भरा, खुद का ओन हेल्थ चेकअप। ओन हेल्थ चेकअप कितना करवाया?
और 4500 रुपये हेल्थ चेकअप किसका करवाया? हेल्थ चेकअप किसका करवाया? पेरेंट्स का। कैश कितने रुपए? ऐसा है, अगर पेरेंट्स का गिन लिया 5 तो इधर ना गिनना, क्योंकि हेल्थ चेकअप अपना पूरा परिवार और पेरेंट्स का मिला के 5000 है, तो 4500 तो इधर दे दो 80D, क्योंकि 5000 तक। इधर कितने गिन लो? 1500 बड़े हैं आपने, 500 गिनने हैं मैक्सिमम। क्यों 500 गिनने हैं? क्योंकि 5000 रुपये टोटल है, ये 4500 पेरेंट्स पे तो लो अलग से। इधर आपने कितने गिनने हैं? 5000 माइनस 4500 करके कितने गिनने हैं मैक्सिमम? 500। तो ये 26,500 हो गया हेल्थ चेकअप प्लस बीमे का। लेकिन कितनी मिलेगी 80D? 80D खुद वाइफ बच्चों की कितनी? 25,000 से ज्यादा नहीं, और पेरेंट्स की 4500, तो कितनी मिल जाएगी? 29। देखो ध्यान से, हेल्थ चेकअप की पेरेंट्स और खुद की मिला के 5000 है, तो पहले पेरेंट्स के गिन लो ना। खुद के 1500 गिनोगे ना तो फायदा नहीं है, नुकसान है। यहाँ 3500 रह जाएगा पेरेंट्स वाला, खुद तो 25,000 से ज्यादा मिलनी नहीं, इसलिए पहले पेरेंट्स के गिन लो 5000 गिनते वक्त 4500। खुद के कितने रह गए? 500। पर क्या करें, 500 भी काम नहीं आए, क्योंकि 25,000 से ज्यादा मिलनी नहीं, सीनियर सिटीजन है नहीं इतनी। आगे चलो, आगे कहता है जी इन्होंने इंटरेस्ट लोन लिया था बच्चे की स्टडी के लिए, वो कर्जा भरा है। ATE, एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट पेड। कितने रुपए? खुद की स्टडी, बच्चों की स्टडी, जिस बच्चे के गार्डियन है उसकी स्टडी के लिए भी लोन ले सकते हो। 80 TTA देना ना भूल जाना, 42 साल का है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग काउंट, सेविंग काउंट की 10,000 से ज़्यादा नहीं देनी। कितने रुपए जुड़ा है? 14,500। उसके बाद 5,000 दान कैश दे रहा है, ATG दे दूं? नॉट अलाउड। डोनेशन इन कैश अबव 2000, 2000 से ऊपर कैश दिया तो डिडक्शन नहीं मिलती। बस, तो TI बता दो कितनी आ गई, बताओ। क्वेश्चन से याद रहती हैं ये, बार बार यूज करने से। समझ आया? तो आप करके देखो इसके क्वेश्चंस जितने हो पाए। प्रॉब्लम्स लेते हैं, और बिल्कुल इसकी कॉपी क्वेश्चन है 48, जो 80JJAA का क्वेश्चन किया ना, वो ICI का क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन ICI का क्वेश्चन है 45, 46, 47, ये सब ICI के क्वेश्चन है। आराम से कर लोगे ये वाले क्वेश्चन, जितने हो करो, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझाया? डिडक्शन खत्म। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से सारी डिडक्शन विद एग्जांपल पढ़नी है, तो लास्ट के क्वेश्चन तो ही कर सकते हो आप। लास्ट के क्वेश्चन करने से और प्रैक्टिस होगी आपकी, और ज़्यादा याद हो जाएंगी डिडक्शन, क्योंकि बार बार याद आएगी। ATE, ATC, D, DDB, ATGGA, GGB, GGC, कभी QQB, कभी RRB, कभी TTA, कभी TTB, कभी ATU, कभी JJAA, सारी मतलब मिक्स हो जाती है। CCC, CCE, कितने सेक्शन तो इसने बना दिए, 25 सेक्शन तो। और ये सेक्शन के बिना इनकी वैल्यू नहीं है, पता ही नहीं लगना आपको कौन सी डिडक्शन दे रहे हो। इसमें ज़रूरी है, सेक्शन के साथ ही याद रहेंगी ये वाली, समझे ना? पढ़ लोगे? बाकी मैंने ना कुछ एक रेफरेंस के लिए दे दी, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिया नॉट इन सिलेबस। और भी है डिविडेंड पे, ATM सिलेबस का पार्ट नहीं लिखी। ATLA है, जो बीच एरिया में फैक्ट्रियां लगाते हैं ना, SCZ ऑफशोर एरिया, उनको भी मिलती है। काम नहीं तो मैंने नहीं लिखी। ICI ने तो रेफरेंस भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ रेफरेंस देके छोड़ दिया, उन्होंने लिखे नहीं वो सेक्शन, तो बच्चे को पता नहीं लगता कि ATIA नाम की चीज़ क्या होती है। अब आपने एक बार सुन लिया, क्या होता है, कई बार किसी सेक्शन में जाके लिखेगा कि अगर ATIA ले रहे हो तो 35 AD ना लेना, 35 AD ले रहे हो तो ATIA नहीं मिलेगी। आपको पता तो IA होती क्या है, वो उस तरह का बिजनेस करने पे, कई साल नया बिजनेस करने पे बेनिफिट तो करके रिलेट करने के लिए लिखा, ठीक है ना, अदरवाइज एग्जाम में नहीं आनी। कर लोगे?